نکنه. नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। ईरान में हिजाब से शुरू हुआ महिलाओं का विरोध अब धार्मिक कट्टरपंथ और पितृसत्तात्मक समाज के विरोध में खुलकर उतर आया है। सिर को ढकने के एक सख्त ड्रेस कोड का पालन नहीं करने की वजह से 22 साल की महसा अमीनी की कथित हत्या के बाद महिलाएं हिजाब तो उतार कर फेंक ही रही हैं, इसके साथ ही अब अपने बालों को भी काट रही हैं। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जिसमें महिलाएं अपने बाल काटते हुए नजर आ रही हैं। हैरत की बात यह है कि महिलाएं अपना वीडियो खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर रही हैं। पिछले 3 दिनों से जारी महिलाओं का यह विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। पुलिस के साथ हुई झड़पों में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। राजधानी तेहरान तक में प्रदर्शनकारियों और ईरान के सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबर है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब तक धार्मिक कानून को चुपचाप सहने वाली ये कोमल महिलाएं पुलिस प्रशासन के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो गई। आज इसी मुद्दे पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम मसला क्या है में। पिछले 3 दिनों में ईरानी महिलाओं का जो रूप देखने को मिल रहा है वह काबिले तारीफ है। मैं ईरानी महिलाओं का समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह हिजाब का विरोध कर रही है, लेकिन नैतिकता के नाम पर महिलाओं के साथ सख्ती कहां तक ठीक है? क्या सभी हिदायतें सिर्फ महिलाओं के लिए ही हैं? ऐसा भी नहीं है कि ईरान में हमेशा से ही महिलाओं की ऐसी ही स्थिति थी। 1979 से पहले यहाँ की महिलाएं बोल्ड स्विम सूट या बिकनी पहनकर समुद्र में पुरुषों के साथ नहा सकती थीं, लेकिन आज वो अपने पति के साथ भी नहीं नहा सकती। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 1950 के दौर में मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में बिठाया। पहलवी ने इस्लामिक कानून को बदल दिया। इन बदलावों में महिलाओं के वोट करने के अधिकार से लेकर कपड़े पहनने की आज़ादी तक शामिल थी। उन दिनों महिलाओं के लिए शॉर्ट्स और बिकनी पहनकर घूमना बेहद आम था, लेकिन ईरान को धार्मिक राष्ट्र बनाने के नाम पर महिलाओं से उनकी सभी आज़ादी छीन ली गई। संभव है उस वक्त की महिलाओं और पुरुषों को विश्व गुरु बनने का यह मॉडल पसंद आया होगा, लेकिन बाद की पीढ़ियों के लिए यह गले की फांस बनती गई। सोचिए, आपका एक गलत फैसला आने वाली नस्लों के लिए ही कैसे चुनौती बन जाती है। यह कुछ विजुअल्स देखिए। ये ईरानी महिलाएं हैं और इन्होंने अपने देश को किसी साम्राज्य से मुक्ति नहीं दिलाई, ना ही इन्होंने अंग्रेजों या रूसियों के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ा था जो एक जमाने में ईरान के व्यापार में दखल दिया करते थे। आसान भाषा में कहूँ तो देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन ये खुश हैं क्योंकि इन्होंने तय कर लिया है 1979 में लाई गई इस्लामिक क्रांति के नाम पर अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को नहीं सहने की। आपके लिए हिजाब या बाल काटने तक की बात होगी, लेकिन इन महिलाओं के लिए यह लड़ाई अब अपने अस्तित्व बचाने की है, खुली हवा में सांस लेने की है। सरकारी तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये महिलाएं पुलिसों के साथ जुबानी जंग और हाथापाई करने तक को भी तैयार हैं। ईरान में महिलाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि उनका धर्म उन्हें किस बात की इजाजत देता है, यह समझाने के लिए नैतिक पुलिस है जो उन्हें ईरानी सरकार के धार्मिक कानून का पालन करना सिखाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में श्री राम सेना, बजरंग दल या अन्य धार्मिक संगठन हैं जो हमें समय समय पर वैलेंटाइन डे नहीं मनाने, पुरुष मित्रों के साथ पार्टी नहीं करने की नसीहत देते रहते हैं। नैतिक पुलिस इसलिए नाम रखा है जिससे ईरानी नागरिकों को एहसास हो कि वहां की पुलिस कुछ भी अनैतिक नहीं कर रही है, वो तो बल्कि लोगों को नैतिकता बता रही है। ठीक वैसे ही जैसे अब भारत में कर्तव्य पथ हमें अपने कर्तव्यों पर अडिग रहने की सीख देता रहेगा, तो क्या ईरानी महिलाएं अब सरकार द्वारा थोपी गई नैतिक पथ से तंग आ चुकी हैं? सुरक्षा कर्मियों से सीधे सीधे टकराने वाली महिलाओं की यह तस्वीरें, हिजाब उतारकर आसमान में फेंकने वाली महिलाओं की यह तस्वीरें
अपने बालों को काटने वाली इन महिलाओं की ये तस्वीरें और मेट्रो में नैतिकता का ज्ञान देने वाली नैतिक पुलिस से सीधे सीधे दो चार करती इन महिलाओं की तस्वीरें तो इस बात की ही तस्दीक करती है। ईरान में 1979 की क्रांति के बाद हालात बदले। वहां के लोगों ने ही शासक पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया। पहलवी आधुनिक स्कूल कॉलेज खोलने, महिलाओं को उसके अधिकार देने, उनकी मर्जी के कपड़े पहनने, नौकरी देने, उदारवादी नीतियों को अपनाने और आधुनिक सुधारों को लागू करने के पक्षधर थे। उनके इस रवैये से धार्मिक नेता और मुल्ले चिढ़ते थे, इसलिए उन्हें पश्चिमी देशों का पिट्ठू भी बुलाया जाता था, जैसे अपने देश में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लेकर कहा जाता है। पहलवी के बेदखल होने के बाद ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन खुमैनी ने खुद ही अंतरिम सरकार बना ली और ईरान को इस्लामिक राज्य घोषित कर शरिया कानून लागू कर दिया गया। तब से देश में सख्ती तो बढ़ी ही, कानून का पालन नहीं करने पर कड़ी सजा भी दी जाने लगी। तब इस्लामिक राष्ट्र घोषित होने पर जश्न मनाने वाली पीढ़ी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी आने वाली नस्लों को इन्हीं बेड़ियों से आज़ाद होने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तब मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाली उन महिलाओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें धर्म के नाम पर सामाजिक परंपराओं की बेड़ियों में बांध दिया जाएगा और शादी के बाद अपना कुमारापन साबित करने के लिए भी अपने पति को प्रमाण पत्र देना होगा, अन्यथा उन्हें अपने पति के घर से सफेद कफन में बाहर निकलना होगा। धार्मिक देश के नाम पर ईरान में कट्टरपंथ और तानाशाही सोच हावी हो गया। मंगलवार को अमीनी उसी तानाशाही सोच का शिकार हो गई जब सिर को ढकने के एक सख्त ड्रेस कोड का पालन नहीं करने की वजह से उसे धार्मिक मामलों की पुलिस यानी कि नैतिक पुलिस का सामना करना पड़ गया। चश्मदीदों का कहना है कि अमीनी को पुलिस वैन में डालकर बुरी तरह पीटा गया था, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। हालांकि ईरान की पुलिस इन आरोपों का खंडन कर रही है। उनका कहना है कि अमीनी का तुरंत हार्ट फेलियर हुआ था। ईरान में बढ़ते प्रदर्शन के बीच मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने ईरान से बिना किसी देरी के इस तरह के सभी कानून को निरस्त करने और महिलाओं के मौलिक अधिकारों के हनन वाले सभी प्रावधानों को हटाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की कार्यवाहक प्रमुख नाडा अल नशीफ ने महसा अमीनी की दुखद मौत, यातना और दुर्व्यवहार के सभी आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से जांच कराने की मांग की है। ईरान की सरकार ने फिलहाल इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि पहले से ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त को नजरअंदाज करने वाला ईरान उनकी मांग को गंभीरता से लेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विदेशी और इस्लामिक मामलों के जानकार कमर आगा साहब। सर, सबसे पहला सवाल, ईरान में आज जो कुछ हो रहा है क्या वह सिर्फ हिजाब के विरोध में है या तानाशाही या यूं कहें इस्लामिक कट्टरपंथ के विरोध में? समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस्लामिक स्टेट जो वहां पे उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक जो बनाई है, अगर हिजाब के बगैर अगर होती है तो इस्लामिक कल्चर के ऊपर असर पड़ता है। वो चाहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक का इस्लामिक कल्चर होना चाहिए, उसमें हिजाब, ड्रेस कोड बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ड्रेस कोड हट जाता है तो लड़कियां वेस्टर्न ड्रेसेस में और वेस्टर्न कपड़े पहनेंगी, तो फिर उससे वेस्टर्न कल्चर वहां पे डोमिनेट करने लगेगा। ये टग ऑफ वॉर जो है बहुत समय से ईरान में चल रहा है लड़कियों के साथ, और लड़कियां इसका लगातार इसकी मुखालफत कर रही हैं। और ईरान के अंदर लड़कियां काफी पढ़ी लिखी हैं, काफी सेवी हैं, वर्किंग क्लास में भी हैं, बहुत सी कंपनी में काम, सोशल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में तो बहुत आगे हैं वो लोग, बहुत ज्यादा। ईरान में जो सेटअप है, इस्लामिक सेटअप जो वहां पे उन्होंने बनाया है, उसके अंदर इस्लामिक दो ग्रुप में बटा हुआ है। एक तो रिफॉर्मिस्ट है या जिनको हम लिबरल कहते हैं, और दूसरे कंजर्वेटिव हैं। लिबरल में बहुत से ऐसे लिबरल हैं, बड़े लीडर्स हैं, जो इस बात को मानते हैं कि भाई ये हिजाब का मसला खत्म होना चाहिए, हिजाब कंपलसरी नहीं रहना चाहिए, हिजाब को हटाना चाहिए। और वहां पे एक रिफॉर्मिस्ट इत्तेहाद मिल्ली पार्टी है, उनके लोगों ने डिमांड की है, पार्लियामेंट से कहा है कि आप इस बिल को हटाइए, इस एक्ट को खत्म कीजिए जिसमें कंपलसरी तरीके से लाजमी हो जाता है औरतों को हिजाब पहनना। फिर उसके अलावा दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हिजाब अगर जो लड़की नहीं पहुंचे उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए और बल्कि कोड़े भी पड़ने चाहिए उनके ऊपर।
जुडिशरी भी पिछले कुछ समय से कह रही है कि जो औरत हिजाब ना पहने उसके बारे में उसको इन्फॉर्म किया जाए। तो इस तरह से सोसाइटी में डिवीजन नजर आता है और ये जी। बढ़ता जा रहा है डिवीजन। किस तरह से हैंडल करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी की समस्या बहुत जटिल है। सर पहलवी को बेदखल करने से लेकर खुमैनी की अंतरिम सरकार बनने तक का थॉट प्रोसेस क्या रहा? क्या सोचते थे वहाँ के लोग? देखिए वहाँ के ऊपर अ, ये बहुत ज़माने से ईरान के अंदर स्ट्रगल चल रहा है। बल्कि 1904-1905 से शुरू हो गया था। उन्हीं ने कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड किया। कॉन्स्टिट्यूशन तो मिला मगर उनको शाह भी साथ में मिल गया। उसने बड़ा अथॉरिटेरियन सेटअप बनाया। फिर उसके बाद उस शाह को इन लोगों ने एक डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ पे एक जबहे मिल्ली ग्रुप था, पार्टी थी, उसने शाह को वहाँ से सत्ता से हटाया, वो जीत गए, शाह को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन मुल्क छोड़ के भागने के बाद कुछ ही समय के बाद हम सीआईए ने वहाँ पे कू ऑर्गेनाइज किया। इसकी पूरी डिटेल मौजूद है, अमेरिका ने पब्लिश भी की है कि किस तरीके से वो कू ऑर्गेनाइज हुआ था। और उसके बाद उस नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को हटाया। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जब थी, जब मिल्ली जब पावर में आई थी, नेशनल फ्रंट उसको कहते हैं, जब वो पावर में आई थी, तो उसने तेल को नेशनलाइज कर दिया था और उससे काफ़ी बड़ा मूवमेंट पूरे अरब वर्ल्ड में चल गया था। जब यहाँ पे तेल नेशनलाइज हुआ ईरान में, तो फिर उसके बाद फ़ौरन दूसरे मुल्कों में भी डिमांड आनी पड़ी और बहुत सी अरब कंट्रीज़ को भी तेल नेशनलाइज करना पड़ा। अब शाह के आने के बाद शाह ने बहुत सख्त किस्म की निज़ाम वहाँ पे इस्टेब्लिश किया और जिसके अंदर आज़ादी बिल्कुल नहीं थी, किसी किस्म की नहीं थी और वेस्टर्न कल्चर को वो प्रमोट कर रहे थे। शुरू से काफ़ी पहले से वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात हो रही थी और जिसका की वजह से रिज़ेंटमेंट काफ़ी था एक सेक्शन में। जो एफ्लुएंट क्लास था, शाह के जो सपोर्ट बेस था, जो फ़ायदा हो रहा था उस रिजीम को, वो एक तो आर्मी के लोगों को हो रहा था, दूसरे एक बड़े जो वहाँ पे कारोबारी या जो उससे जुड़े हुए लोग थे, उनको हो रहा था उसका फ़ायदा। लेकिन आम जनता में वहाँ पे गुर्बत थी और काफ़ी रिज़ेंटमेंट था। फिर ये मूवमेंट दोबारा से शुरू हुआ और इसमें बल्कि मूवमेंट चलता ही रहा। व्हाइट रिवॉल्यूशन आया उसके खिलाफ और वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको शाह ने काफ़ी कमज़ोर कर दिया था, बल्कि सप्रेस करने में वो कामयाब हो गए थे। मगर रिलीजियस लीडरशिप जो थी, उसको वो नहीं रोक पाए और मस्जिदों से मूवमेंट वहाँ पे दोबारा शुरू हुआ। खुमैनी उस समय एक्साइल हो गए थे, 60s में वो चले गए थे, इराक में जाके रहते थे। इराक दूसरी जगह है जहाँ पे शियों का बड़ा अ, मदरसा है, वो वहाँ चले गए थे और फिर उसके बाद इन्हीं ने वहाँ से हमेशा बराबर वो ईरान के शाह के खिलाफ कभी-कभी बोलते भी रहते थे और इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। खुमैनी जब सत्ता में आए थे तो आर्मी को डिसॉल्व कर दिया गया था, आर्मी थी नहीं, तो रैग-टैग एक आर्मी बन गई थी जो इराक से लड़ती रही और फिर बाद में जीती। तो ईरानियन उस समय ईरान जो था मौलवियों का दबदबा बहुत बढ़ गया और उन्हीं के हाथ में सत्ता आई और उन्हीं ने कुर्बानी भी दी थी। अब उसके बाद ये दौर चल ही रहा था कि उन्हीं ने फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रिक्ट इस्लामिक निज़ाम का अप्लाई किया जिसमें बहुत से लोग मारे गए, ख़ास तौर से उन लोगों का जो उन लोग वो लोग थे जो लिबरल थे, सेकुलर थे, उन वो वो लोगों की काफ़ी फांसियाँ भी दी हाँ। गईं, अरेस्ट भी हुए और मारे भी गए और बहुत बड़ी तादाद में मुल्क भी छोड़ के चले गए। तो ये एक पूरा सेटअप है। सर सवाल है कि क्या हिजाब का विरोध कर रही ये महिलाएं 1950 के दौर वाले सामाजिक खुलेपन को वापस लाना चाहती हैं या फिर आपको लगता है कि ये सरकार जो अभी है मौजूदा उसको ऐसा करने में मनाने में वो कामयाब रहेंगी? देखिए, अगर ईरान में जो औरतें हैं वो काफ़ी वेस्टर्नाइज़्ड भी हैं एक सेक्शन और अगर हिजाब हटता है तो ये मामला रुकेगा नहीं फिर और फिर वो हर तरह के ड्रेस कोड जो है वो नहीं चल पाएगा और ड्रेस कोड अगर नहीं चलेगा तो मैंने पहले भी कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक में वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कोड की ये वहाँ के जो उलमा हैं उनको मंजूर नहीं है। लेकिन ये है कि इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर जो इस्लामिक संगठन है खास तौर से उसके अंदर भी 2 राय नज़र आती है। जो लिबरल इस्लामिक ग्रुप्स हैं
जैसे मैंने बताया कि इत्तेहाद मिल्ली और भी बहुत से इंडिविजुअल बड़े लीडर्स वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हिजाब को हटना चाहिए। सर, ईरान में धार्मिक कट्टरता का जो परिणाम देखने को मिल रहा है, क्या उससे पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्क जो हैं, उनको भी सबक लेने की ज़रूरत है? या यहाँ की परिस्थितियाँ अलग? देखिए, हमारी परिस्थितियाँ तो अलग हैं, लेकिन ईरान में जो कुछ हो रहा है उसका असर पाकिस्तान पे तो पड़ा ही है। अफ़गानिस्तान में भी पड़ा हमको नज़र आया और अफ़गानिस्तान में फिर उसके अलावा अरब वर्ल्ड में भी बहुत पड़ा। भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, इलेक्शंस होते हैं, हमारी जो ग्रीवेंसेस होती हैं वो निकल जाती हैं, इलेक्शन में अगर नहीं निकलती तो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, वहाँ जाके गुहार लगा देता है आदमी और मसले हल हो जाते हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या इस तरह के अरब देश जो हैं, वहाँ ये सिस्टम्स नहीं हैं। ईरान के अंदर रिलेटिवली अगर देखा जाए तो आज़ादी है, काफ़ी उन्हीं ने आज़ादी भी दे रखी है, इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। हालाँकि वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड जो है या जो हमारा स्टैंडर्ड है, उसके मुकाबले में वो बहुत पीछे नज़र आते हैं। अभी तो मूवमेंट कंट्रोल में है इनके। दूसरी तरफ ये भी है कि रिजीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसकी सपोर्ट बेस काफ़ी है। ये सोच लेना कि सिर्फ़ लड़कियों के मूवमेंट से रिजीम को कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि नहीं पड़ेगा। अब देखना ये है क्या ये रिप्रेस करते हैं, इस मूवमेंट को दबाते हैं या बातचीत का मसला शुरू करते हैं और किसी सूरत से करते हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा। उम्मूमन मैंने देखा है कि इन सब जगहों पे पहली कोशिश ये होती है कि उस ऐसे मूवमेंट को दबा दिया जाए। अगर दबाएँगे तो मैं समझता हूँ मसला और बढ़ेगा, कम नहीं बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो लिबरल्स जो लोग होते हैं उनको देशद्रोही या अर्बन नक्सल्स कह के बुलाते हैं, उनके लिए भी सबक है कि धर्म के नाम पर कट्टरता जो है वो किस तरह के देश का निर्माण करेगी। हमारा भारत देश आज तक इन चीजों से बचा हुआ है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र हमेशा से प्रभावी रहा है। इसलिए इसको बचाए रखना एक देशवासी होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है और समझना चाहिए कि सभी धर्मों को अपने-अपने तरीके से जीने की आज़ादी होनी चाहिए। वो अपना जो पोशाक पहनना चाहते हैं या जो चीज़ें रिचुअल्स करना चाहते हैं, उनको चीज़ें मिलनी चाहिए जो भारत का जो संविधान हमें देता है। तो आज आप हमारे साथ जुड़े और ईरान को लेकर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि दर्शक ईरान के पर्सपेक्टिव को और भारत के पर्सपेक्टिव दोनों को समझने में उनको आसानी मिली होगी। बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।